बाली में सत्र में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 दिवसीय इंडोनेशिया दौरे पर हुए रवाना। G20 सम्मेलन के दौरान सदस्य देश 3 सत्रों के दौरान खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन पर करेंगे चर्चा। समापन सत्र के दौरान भारत को सौंपी जाएगी G20 की अध्यक्षता। दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 2 दिवसीय नियंत्रक सम्मेलन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निर्णय लेने में देरी से देश की युद्ध तैयारी पर पड़ता है प्रतिकूल प्रभाव। रक्षा लेखा विभाग के लेखा परीक्षकों को भी किया आगाह, बिना प्रभावित हुए काम करने की दी सलाह। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। राज्य में एक और 5 दिसंबर को होगा मतदान। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। भाजपा ने सभी उम्मीदवारों की सूची की जारी। वहीं कांग्रेस ने पहली सूची में 250 प्रत्याशियों के नाम पर लगाई मोहर। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की होगी शुरुआत। व्यापार मेले की थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इस बार व्यापार मेले के फोकस राज्य केरल और उत्तर प्रदेश। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर रवाना हो गए हैं। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय साथ बढ़ें, सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की कार्यसूची के अनुसार कुल 3 सत्र आयोजित होंगे। ये सत्र खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन के बारे में होंगे, जिस पर सभी सदस्य देशों के नेता विस्तृत बातचीत करेंगे। इस समूह में भारत के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 की अध्यक्षता सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष बनेगा। भारत के लिहाज से ये शिखर सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील एक तिकड़ी होंगे। G20 में ये पहली बार है कि इस तिकड़ी में विकासशील देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। वे बाली में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। G20 विश्व विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अंतर सरकारी मंच है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा पर अपना प्रस्थान वक्तव्य जारी किया। पीएम मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं इंडोनेशिया की अध्यक्षता में होने वाले 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 14 से 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली का दौरा करूंगा। शिखर सम्मेलन में वैश्विक विकास, खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन जैसे प्रमुख मुद्दों पर अन्य G20 नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करूंगा। शिखर सम्मेलन के मौके पर कई अन्य देशों के नेताओं से मिलूंगा और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करूंगा। मैं 15 नवंबर को बाली में एक स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं। हमारे देश और नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपेंगे। भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। मैं अगले साल हमारे G20 शिखर सम्मेलन के लिए G20 सदस्यों को अपना व्यक्तिगत निमंत्रण भी दूंगा। G20 शिखर सम्मेलन में अपनी बातचीत के दौरान
मैं भारत की उपलब्धियों और सामूहिक रूप से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालूंगा। भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम पर आधारित होगी, जो सभी के लिए समान विकास और साझा भविष्य के संदेश को रेखांकित करती है। विकसित और विकासशील देशों के आपसी संवाद और बेहतर तालमेल बेहद अहम है और यही वजह है कि G20 जैसे एक वैश्विक मंच की परिकल्पना की गई। आज की न्यूज लेंस में हम बताएंगे क्या है G20 और ये कैसे काम करता है। देखिए ये रिपोर्ट। में अस्तित्व में आने के बाद अब G20 विश्व का सबसे शक्तिशाली आर्थिक मंच बन गया है। एक ऐसा मंच जो विविधता और संपूर्णता में विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज 3 दिवसीय इंडोनेशिया दौरे पर रवाना हुए हैं। G20 क्या है? G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्पत्ति: यह एक मंत्री स्तरीय मंच है जिसे G7 द्वारा विकसित एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया था। वर्ष 1999 से वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के दौरान दुनिया के उच्चतम राजनीतिक स्तर पर कई नई सर्वसम्मति की आवश्यकता को महसूस किया गया। इसके परिणाम स्वरूप यह निश्चय किया गया कि वर्ष में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। G20 राष्ट्रों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर वर्ष में 2 बार बैठक करते हैं, जिसमें विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। G20 के कार्य: G20 के कार्यों को 2 ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है। फाइनेंस ट्रैक G20 समूह के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उनके प्रतिनिधियों के साथ सभी बैठकों में वित्तीय विनियमन, राजकोषीय मुद्दे एवं मुद्रा पर केंद्रित होते हैं। शेरपा ट्रैक राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार का विरोध, विकास आदि जैसे व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। स्पेन को एक स्थायी गैर सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष G20 सम्मेलन में भाग लेता है। G20 के कार्य एवं संरचना: G20 समूह का अध्यक्ष पद सदस्य देशों के मध्य वार्षिक तौर पर एक प्रक्रिया के तहत रोटेट होता है, जो समय के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 19 राष्ट्रों को 5 समूहों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक समूह में 4 देश से अधिक नहीं होते हैं। ट्रोइका: प्रत्येक वर्ष जब एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो वह देश पिछले वर्ष के अध्यक्ष देश एवं अगले वर्ष के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करता है और इस प्रक्रिया को ही सामूहिक रूप से ट्रोइका कहते हैं। भारत 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता का पदभार ग्रहण करेगा। भारत का कार्यकाल अगले वर्ष सितंबर तक रहेगा। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील की बनेगी एक तिकड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। गुजरात में अभी तक कुल 324 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। इनमें पहले चरण के लिए 316 और दूसरे चरण के लिए 8 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र जमा किए हैं। पहले चरण में राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गुजरात में 182 सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 1 दिसंबर और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा, वहीं मतगणना 8 दिसंबर को होगी।
दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। राज्य चुनाव आयोग 16 नवंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी करेगा। वहीं उम्मीदवार 19 नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। एमसीडी चुनाव के लिए 7 नवंबर से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सभी 250 वार्डों पर 4 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं 7 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। भाजपा ने एमसीडी चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अपने बाकी बचे उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। इससे पहले बीते शनिवार को भाजपा ने 232 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह से संबंधित प्रेस वार्ता में आपको ले चलेंगे, लेकिन हम आपको अभी बता दें कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने भाजपा और आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए पार्षद रहे कई नेताओं को मैदान में उतारा है। और अब नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आपको ले चलते हैं। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर कर्टन रिजर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर चल रही है। सीधे आपको ले चलते हैं इस प्रेस वार्ता में। Such a festival, what purpose this festival will serve? To that, the reply was twofold. First, a film festival enables film audience in the country in which the festival is held to see the best pictures from across the globe. And the second, an international film festival affords an opportunity to those engaged in motion picture industries of the participating countries to meet and discuss matters of common concern to all of them, to compare notes and the progress of this form of art, and to consult plans for its future development. Dear friends, as curtains are about to go down, or shall I say, fly high, for the 53rd edition of FIFFI, I would like to begin by recalling the above words of organizing committee chairperson of the very first edition of FIFFI, held in New Delhi more than 70 years ago. Yes, as you all know, FIFFI is Asia's one of the oldest film festival, which has now entered in 53rd edition. The cinematic celebration is all set to open in Goa on November 20th and close on November 28th. The idea of FIFFI is to celebrate films, the stories that tell, and the people behind them. By doing so, we seek to nurture, promote, and spread the enlightened appreciation and ardent love for films far, wide, and deep, to build bridges of love, understanding, and fraternity among peoples, and to inspire them to scale new peaks of individual and collective excellence in the field of creativity. Before that, like as a curtain raiser, we have called this press conference, and we have with us the Honorable Minister, Dr. L. Murugan, and Secretary INB, Sri Apurva Chandra. Before I request the Minister and Secretary to address the audience, I would request I request NFDC to play the AV. Celebrating cinema since 1952. तुम्हारा कसूर नहीं, मेरी सूरत ही ऐसी। Presented by the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. The International Film Festival of India 2022. The largest South Asian film market. Appreciating the film cultures of different nations. Showcasing India through big screen. Interactive workshops and discussions by cinema stalwarts. Promoting cultural harmony. A reward of endless hours of love for cinema.
turning the entire city into a stage. The International Film Festival of India, taking cinema beyond borders. Now I request MD NFDC to make a presentation for the enlightenment of the audience. Please. Good afternoon, everyone. So I'll give you a brief overview of the 53rd International Film Festival of Goa, which will be scheduled from 20th to 28th of November. Next, please. Next. So the delegate registrations for the main festival started on 10th of September, and as of now more than 7,000 delegates have been registered. And as far as Film Bazaar delegate registration is concerned, it started on the 1st of September, and around 800 delegates have been registered for the Film Bazaar so far. Registrations can be done on the IFFI's website, iffigoa.org. Next. So this time the opening film will be screened at 2 p.m. on 20th of November. There will be red carpet initially, followed by the screening of the film, and then the opening ceremony will held at Shyama Prasad Mukherjee Stadium from 4 p.m. onwards. There will be gala red carpet and followed by the opening ceremony. Similarly, next slide please. The closing has been scheduled on 28th of November with the closing film, the red carpet from 2 p.m. onwards, and similarly from 2:30 p.m. the screening of the closing film, and followed by a closing ceremony in the evening from 4 p.m. onwards. So in the opening and closing ceremony, basically there will be more than 14 performances, including performance from France, Spain, and other star-studded performance from Goa and other parts of the country. Next. So if we talk about the major sections of the festival, Indian Panorama is one of the major sections in which we received around 339 feature films in 23 different languages. This is a bifurcation of the 339 films. And there were 248 non-feature films in 24 different languages, as you can see on the screen with the breakup of all these non-feature films. These details were already announced by issuing a press release on 22nd of October. A total of 25 feature films and 19 non-feature films will be the official selections in the Indian Panorama, which will be screened during the festival. So these are the feature films, and these are the non-feature films. We'll be sharing the list with you. Now we'll talk about the other important sections. This time, as you are aware, Asha Parekh ji were conferred with the Dada Saheb Phalke Award. So we have kept a retrospective of that, and we have in fact asked from her her favorite 3 films, which she suggested. These are the 3 films which we will be screening in the IFFI: Do Badan, Kati Patang, and the Teesri Manzil. From the northeast part also, Manipur is completing 50 years of their golden cinema. So we have curated a special package to screen Manipuri films, and these are the 5 feature films from the Manipur which we have decided to screen in the IFFI. And we have invited the directors of the films to be there so that they can briefly share the experiences with the audiences over there. There will be 2 special screenings in the Indian Panorama. Chalo, which you know is the official Oscar entry of the India. Another film is the India Lockdown by Mr. Madhur Bhandarkar. Another important section is the Indian Restored Classics. As you are aware, National Film Archives of India has undertaken
the world's biggest restoration and digitization project, the National Film Heritage Mission, in which we are restoring and digitizing the old films to their original shape. In fact, in the last 3 major international film festivals, our films have been screened. And even in the Cannes also, Pratidwandi was the film restored by NFAI, which was screened in the Cannes Film Festival. Then in Venice, Satranj Ke Khiladi was shown. In Toronto film also, Pratidwandi was shown. Agantuk was shown. And now these are the other 5 films which we have chosen to be shown to the Indian audience in the restored classic sections. Ghan Shatru, Nanak Naam Jhaja, Nausrevan-e-Dil, Shankar Brahm and Satranj Ke Khiladi. All these films have been restored by NFAI. In addition to this, there is an homage section curated in which the important film personalities who passed over. So we have kind of chosen one film which is one of the most talked about film of these personalities. So these are the kind of films which you have proposed, and they will be screened during the IFFI. So now come to the international sections. Total scheduled screening is around 183, and these are the various sections. 81 films will be cinemas of the world, which are the mostly the award-winning films in the major international film festivals. This time the audience will be having a good opportunity to watch the films which have been bought over from the various international film festivals, which are the award-winning films of these festivals. There will be films from the UNESCO films, best debut film of a director, in which 5 international and 2 Indian films will be there. In international section, there is a tribute section where a collection of films to mark the centennial celebrations of Pier Paolo Pasolini and filmography of Jean-Luc will be shown. And country focus, as you know, the France has been declared as a country focus, and 8 French films will be screened, which have been shared by the French embassy. There are other special curated packages. Intergrade is critically acclaimed documentaries, experimental films. There are 10 films under this category. UNICEF has also kind of associated with the IFFI this time, and they have given a package of 6 films, mostly based on the children's subject, which will be screened in the screening. Animation section, we have chosen the 4 very popular animated films. Then the horror films also will be shown, 4 horror films. Gala premieres is an introduction in this edition, in which on a daily basis important films will be showcased, and the talent of the film will be doing the red carpet. So this is a day-wise schedule of these gala premieres, which is one of the important attraction this time. As you can see, on 21st of November, The Storyteller will be the film, and this is the star cast. Then other important and popular films like Drishyam 2, Goldfish, Bhedia will be premiered, Tera Kya Hoga, Lovely, and all these. Fauda is the season 4. The Netflix will be coming up with the filmmakers of the North, Fauda, and they will be discussing about the challenges which they faced and the kind of creative challenge the team faced during the shoot of the Fauda. Plenty of master classes, around 20 master classes have been curated in consultation with the Films and Television Institutes. And these are the important topics and the personalities who will be taking these master classes. The craft of cinema, then the master's writing process, master class on editing, on cinematography and acting. Eminent filmmakers and the actors, they will be taking all these classes. The celebrities are the, they gave the kind of value addition to the festival, and this time we have ensured there is a big presence across the globe, and not only from the other parts of the country, but our Indian film personalities also. So these are the few names which have confirmed so far, and who will be gracing the occasion and who will be sharing their experience from the filmmaking world. 75 Creative Minds is an important brainchild of Honorable Minister, which was introduced last year, in which the entries are being called, and the categories of applications
are acting, animation, and these are the different fields which are related to the filmmaking, in which we call entries throughout the countries, and more than thousands of entries were received, and they are being judged by the grand jury. And the registration was opened on 5th September, and yesterday only the 75 names were declared. This time there are a lot in the basket for 75 creative minds. Next slide, please. We have kind of chosen a programming partner, the Shorts TV, a UK-based company which is known for showcasing the shorts films on their platforms. They have been roped into. They will be mentoring all these 75 creative minds, and they will be given a 53 hours challenge, because this being the 53rd edition, so we have decided the 53 hours challenge will be given, in which a topic will be given to these 75 creative minds by forming various teams among them. And then a jury, 3-member jury panel, which will be led by Shri Mani Ratnam, the renowned film director from India. And then the best film will be declared, and all these films will be streamed on the Shorts TV network. In fact, we have tied up with an NGO in which more than 25,000 schools will be shown behind the scene process of these filmmaking, so that the students they get motivated and they choose filmmaking and media and entertainment sector as their preferred professional career also. So probably it will cover around more than 2 CR children. We are tied up with an NGO. Next. So UNICEF has come forward to collaborate with the 75 creative minds, and we will be doing various sessions on the skill development in the media and entertainment sectors, and bringing the children's films into the mainstream cinema. Every year we give a souvenir to the international delegates. So this time we decided to come out with a sort of contest, so that we can involve the creative minds from the country to come up with an idea. So this contest was done. In fact, the entries were invited in the month of September, in which is supposed to be designed based on the film posters of Satyajit Ray. So we gave an access of all the Satyajit Ray's films, and depending on their creativity, people came forward with a kind of poster they would have been thought of for the Satyajit Ray's film. Next. So this was the contest. Next. So 3 poster winners, the collage will be made of their posters, which we have issued a press release also, and we have got 75 posters will be displayed in the IFFI mile in the Goa, so that due visibility is given to all the contestants. So festival. तो 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कर्टन रेजर से संबंधित प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें बताया गया कि कुल 248 फीचर फिल्में जो हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। फ्रांस इसमें कंट्री इन फोकस के रूप में शामिल होगा, और आशा पारेख पर भी 3 फिल्मों का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। और जिस तरह से इसकी परंपरा है कि दुनिया भर में फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक बेहतर मंच है, एक बेहतर माध्यम है, और इसके साथ ही किस तरह से उत्कृष्ट सिनेमा को, दुनिया भर के उस उत्कृष्ट सिनेमा को एक बेहतर प्लेटफॉर्म, एक मंच प्रदान किया जाता है, उसी दिशा में क्या कुछ तैयारियां हैं, ये जानकारी उसमें दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई आवेदन अब ऑनलाइन हो सकेगा। अगले हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट आरटीआई पोर्टल शुरू कर देगा। सीजेआई GY चंद्रचूड़ ने इसकी जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में हाई कोर्ट के लिए ऑनलाइन पोर्टल की मांग की गई थी। सीजेआई जस्टिस GY चंद्रचूड़ ने कहा कि पहले हम अपना आरटीआई पोर्टल शुरू करें, तभी हम हाई कोर्ट्स के लिए ऐसा कोई निर्देश कर सकते हैं। अगले हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट आरटीआई पोर्टल शुरू कर रहा है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।